Hey, hi everyone. Thank you so much for joining, and we can get started with our eighth episode of प्राइमरी मार्केट चैटर। ये हमारा एथ एपिसोड है, सेवेंथ एडिशन है, क्योंकि एक बार हमने दो दो एक साथ किए थे जब 11 आईपीओ एक साथ आए थे। आज 6 आईपीओ हैं, सो वी शुड बी एबल टू कवर ऑल ऑफ देम टुडे। सो एक बार मैं बस बेसिक एजेंडा सेट कर देता हूँ। I just want to reiterate and tell everyone that we are not SEBI registered research analyst in any way, and like what we cover in this space is essentially just a very high level R read जो हमें समझ में आ रहा है कंपनी के बारे में। Definitely don't take it on face value. Please, you also do your due diligence. आप भी अपना due diligence करें और उसमें समझें आपको कंपनी से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। This can just act as a supplement. This is not your only way to decide about a company, as we cannot recommend shares according to the law. So this is just our read. I wanted to make sure. With that, just wanted to like introduce both Tanmay and Rohit. We have been doing this for quite some time, but yeah, we go back a bit. हम लोग चित्तौड़गढ़ जो वेबसाइट है उस पे काफी टाइम से जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि वहां पे रिव्यूज वगैरह डालते थे। तो वहां से हमने ये स्टार्ट किया था कि हम वहां पे अपना चालू करते हैं और उस हिसाब से देखते हैं। सो दैट्स द हाई लेवल व्यू। अब उसके बाद आज का अगर मैं एजेंडा अगर डिसाइड करूं तो आज हम ये करने वाले हैं कि हम सबसे पहले जो दो प्राइम मेन बोर्ड आईपीओ हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद जो 4 एसएमई आईपीओ हैं उनकी बात करेंगे। सो सबसे पहले इंटरआर्च ओरिएंट की बात करेंगे, उसके बाद 4 एसएमई आईपीओ हैं, ब्रेस्पोर्ट लॉजिस्टिक्स, फोकास, क्यूवीसी एक्सपोर्ट्स एंड आइडियल टेक्नोप्लास्ट, उनकी बात करेंगे। अब बस स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि मैंने कमेंट में पहला जो कमेंट है वो मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको डाल दिया है। डेफिनेटली गो अहेड एंड फॉलो दैट यूट्यूब चैनल एज वेल, क्योंकि ये जो स्पेस है ये आई अंडरस्टैंड हमेशा आपके प्रेफरेबल टाइम पे नहीं हो पाती है। सो इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो स्पेस है इसको रिकॉर्ड करके उस पर भी डालते हैं, ताकि जो लोग यहाँ नहीं सुन पाए वो यूट्यूब पे सुन पाए। सो मैंने अपना यूट्यूब चैनल डाला हुआ है और उसको मैंने यहाँ पे स्पेस में पिन भी कर दिया है। सो डेफिनेटली गो अहेड एंड फॉलो द यूट्यूब चैनल एज वेल, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। हैविंग सेड दैट, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक। सो सबसे पहले दो go on, Tanmay, were you saying something? Am I audible? Yes. स्टार्ट कर दूं क्या यार? मेरा थोड़ा ना आज नेटवर्क का इश्यूज है। Sure. हाँ, सो इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड is India's third largest PEB. So what is PEB? Pre-engineered steel building. तो क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक रिलायंस हो गया या फिर सारे आपके गुड कंपनी हो गई, तो इनको है ना वेयर हाउसेस होते हैं या फिर बिल्डिंग्स होती है या फिर कोई छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें होती है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो क्या होता है, ये ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल में ना बनाने में इनको बहुत वक्त लग जाता है। तो व्हाट दिस कंपनी डज इज, ये सामने वाले क्लाइंट का पूरा वेयर हाउस या फिर एक्सवाइजी बिल्डिंग है ना अपने फैक्ट्री में बनाती है और जहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है वहां पे असेंबल कर देती है। मतलब ये स्टील इज देयर मेन कोर रॉ मटेरियल, तो उससे ये बिल्डिंग्स बनाती है। सो दिस कंपनी इज इंडियाज थर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो इनका करंटली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 1,41,000 टन्स। ओके, तो दिस कंपनी इज रेजिंग रफली 600 crores, out of which 200 crore is going to be fresh and rest 400 crore is going to be OFS. So in fresh issue, they are doing capex towards setting up a new manufacturing facility in Andhra Pradesh, which is of 58 crores. They are raising 55 crores to fund their working capital. They are upgrading their existing facility in Tamil Nadu for 19 crores and they are investing in their IT assets. It's for 11 crores and the rest is GCP. तो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो इनका जो टोटल कैपेसिटी है 1,41,000 टन है, उसमें से ये इंडस्ट्री में ना जनरली 82% ही अपन यूज कर सकते हैं। 100% इसमें आप कैपेसिटी यूज नहीं कर सकते हो। तो यूटिलाइजेबल एट दिस पॉइंट इज 1,20,000 टन। तो ये कैपेक्स के बाद 40,000 और एडिशनल ऐड करेंगे तो इनका टोटल जो हो जाएगा यूटिलाइजेबल कैपेसिटी 1,60,000 टन हो जाएगा। और इसको मैं सरल भाषा में रेवेन्यू टर्म्स में करूं तो 2,200 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। ये जो इनका प्लान है कैपेक्स का, ये मार्च 25 अप्रैल 25 में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट ने गाइड किया है।
तो ना इसका FY23 का मैं रेवेन्यू पे आऊँ तो 1123 करोड़ का रेवेन्यू किया इन्होंने, और 81 करोड़ का पैट किया उन्होंने। और FY24 में रेवेन्यू दे डिड 1293 करोड़ एंड पैट दे डिड 86 करोड़। बट आपने अगर एक चीज देखा उनका एबिटा मार्जिन ये बहुत मतलब थोड़ा सा प्रेशर में है। तो इनका 23 में एबिटा मार्जिन था ना वो 9.5% था, और 24 में दैट वाज 8.7%। जो मैंने मतलब रफ कैलकुलेशन के हिसाब से ये FY25 में 1480 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेंगे और 90 करोड़ का पैट करेंगे। तो इन्होंने जो मार्केट कैप पे आईपीओ दिया दैट इज 1497 करोड़। तो इसके हिसाब से इन्होंने 17.5 के मल्टीपल पे अपने को आईपीओ दिया, और FY25 मतलब फॉरवर्ड 15.3 का पी आ रहा है। तो ना आप रफ रफ में इसको भी मैं जितना बताना उसके हिसाब से आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा आईपीओ है। और ये पीईबी में ना एक्चुअली इसके दो कॉम्पिटिटर्स लिस्टेड है, वन इज एवरेस्ट इंडस्ट्रीज एंड वन इज पेन्नार इंडस्ट्रीज, बट दे आर ऑल्सो इन डिफरेंट सेगमेंट्स, और उनका जो कोर बिजनेस है दैट्स नॉट द पीईबी। ओके, तो पेन्नार का आई थिंक अराउंड 20% कम्स फ्रॉम पीईबी एंड एवरेस्ट का अराउंड 30% है, बट दिस कंपनी का 76% रेवेन्यू फ्रॉम पीईबी। तो इसके जो पीयर्स है ना मैक्सिमम अनलिस्टेड मार्केट में, तो ना अभी ये सब पढ़ने के बाद ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है कि यार ये सेगमेंट में ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड लिस्टिंग होगी, 15-16 के पी पे आईपीओ आ रहा है, तो सब बढ़िया लग रहा है। बट ना थोड़ा सा आप ये इसमें ना थोड़ा ज्यादा डीप देखोगे ना तो थोड़े से रेड फ्लैग्स दिखते इस कंपनी में। तो ना ये कंपनी के अंदर एक पी फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, एवरस्टोन कैपिटल करके। अगर आपने आरएस पे देखा तो वो ओआईएच मॉरिशस के नाम की एंटिटी है, वो एवरस्टोन कैपिटल की है। तो ये कंपनी ने ना 500 रुपए के डब्ल्यूसीए मतलब वेटेड एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट के हिसाब से, उसको डब्ल्यूसीए बोलते हैं, उसके हिसाब से 2007 में इन्वेस्ट करे 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अगर आपने वो बोनस बोनस और इनका जो भी इश्यूज थे ना वो सब कुछ अगर आपने अच्छे से कैलकुलेट किया तो इन्होंने 500 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 2007 में इन्वेस्ट करे, और अब ये 900 रुपए में 2024 में 100% कंप्लीट एग्जिट ले रहे कंपनी में से। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि ये इंडिया में नंबर 2 प्लेयर है बाय कैपेसिटी। इन्होंने 17 साल में इनको इनको एफडी से कम रिटर्न मिला, मतलब 500 पे लिया 900 में बेचा आपने 17 सालों में। और ऑनेस्टली ना देखा जाए तो इन्होंने 900 का प्राइसिंग किया है आईपीओ का। ये अगर 1200 भी लेके आते तो इन्वेस्टर्स हैप्पीली उसको रख लेते कि ठीक है 1200 इज ऑल्सो, उसके ऊपर भी पी शायद 22-23 का बनता है, रख लेते लोग, कोई दिक्कत नहीं था। बट उन्होंने बहुत ही कम रिटर्न पे एग्जिट ले रहे। तो और एक चीज ऐसा है कि कंपनी को अगर मतलब उन्होंने 17 साल रखा, उनको अगर विश्वास था तो वो पार्शियल एग्जिट लेते और थोड़ा बाद में हायर वैल्यूएशन पे एग्जिट लेते, बट दे कंप्लीटली एग्जिट। मैं इसमें और एक चीज ऐड करूंगा कि इन्होंने दिसंबर 23 में बायबैक किया था, मतलब ये जो एवरस्टोन कैपिटल है ना, इन्होंने क्लॉज बनाया था कि आपको हमको दिसंबर तक एक पार्ट एग्जिट देना पड़ेगा। तो इन्होंने इनको ऑलमोस्ट 30 करोड़ का मतलब कंपनी में से जो कैश जनरेट हुआ उसको इन्होंने 30 करोड़ का बायबैक किया, एंड दैट वाज 667 रुपीज पर शेयर 8 मंथ्स बैक। तो 8 महीने बाद इनका जो प्रॉफिट है 7% बढ़ा है और रेवेन्यू 12-13% बढ़ा है। अपने को आईपीओ 900 पे आ रहा है, तो 667 से 900 में क्यों आ रहा है, मतलब थोड़ा सा अनअंडरस्टैंडेबल चीज है। इसका मैं थोड़ा सा रेवेन्यू का भी ब्रेकअप करूँ ना तो 2023 में इन्होंने 87.7% रेवेन्यू किया पीईबी में से, जो घटकर 76% पे आ चुका है। और इनका जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि इनका एबिटा मार्जिन क्यों गिरा, तो इनका 2022-23 में और 23-24 में ना जो लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स थे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो बहुत ज्यादा थे, और जो अभी करंट जो ऑर्डर बुक है एज ऑफ नाउ 30 जून 2024 के हिसाब से 1120 करोड़ ऑर्डर बुक है इनका। तो इसमें ना 50% इज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, 50% इज फ्रॉम द न्यू कस्टमर्स। जो पुराना रेशो हुआ करता है उसमें 75 वेयर द एग्जिस्टिंग एंड 25 वेयर द न्यू। तो इसके हिसाब से ना आप एक अंदाजा लगा लो कि फ्यूचर में इसका जो मार्जिन है ना शायद घट सकता है, बेटा मार्जिन फ्यूचर में अच्छा गिर सकता है। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ना इसको 100 करोड़ के 6 प्रोजेक्ट लेना इज मोर प्रॉफिटेबल देन 60 करोड़ के 10 लेना। बिकॉज आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट इसमें बढ़ता है, आपको इसमें इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट आर्किटेक्चरल स्टफ और सबको डिजाइनिंग वगैरह होता है, उसमें आपका एक एडिशनल एक्सपेंडिचर आता है। तीसरी चीज बोलूँ ना तो मैं 2022 में इनका अपना ऑर्डर कैंसिलेशन या फिर ऑर्डर मतलब क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री है इसमें लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं होते। ओके, तो आपने समझो 100 करोड़ का ऑर्डर दिया तो यू कैन कैंसिल द ऑर्डर आफ्टर इवन एग्जीक्यूटिंग 40 करोड़, आपको 40 करोड़ का पेमेंट मिल जाएगा, बट आप 60 करोड़ का क्लेम नहीं कर पाओगे, वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो पूरा एग्रीमेंट नहीं होता कि आपको 100% करके देना है। तो ये जो इनका था ना ऑर्डर कैंसिलेशन परसेंटेज इन FY22 इट वॉज 2% ओनली ऑफ द ऑर्डर बुक। 800 करोड़ का ऑर्डर बुक था, ये अभी बढ़ते हुए 1100 करोड़ के ऑर्डर बुक पे।
मतलब 1100 करोड़ पे 16%, मतलब पिछले साल भी 1100 था, इस साल भी 1100 ही है। तो ये जो परसेंटेज है ना, ये बहुत हैम्पर कर रहा है। और इन्होंने क्या किया है, जो इनका बिल्डिंग मटेरियल का, मतलब आपको याद होगा कंपनी है ऑलरेडी लिस्टेड, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स करके, आपको मालूम है 4 साल से बहुत स्ट्रगल कर रही है, लिस्टिंग के बाद कुछ रिटर्न, माइनस रिटर्न पे बैठी। तो वो जिस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में ये भी है, वो छोटा जो उनका बिजनेस वर्टिकल है, 20-22% रेवेन्यू होगा, वो सेम है वहां पे। बहुत उनका बहुत अच्छे एक्सपांड कर रहा है, मतलब मार्जिन नीचे आ रहा है। तो मतलब ये सब देख के ना थोड़ा सा ना क्या होता है, कंफर्ट, मेरा लेवल कम, कंफर्ट लेवल कम हो चुका है। तो लिस्टिंग दिखता है इसमें, मतलब ऑनेस्टली बोलूं ना मैं, तो मैं थोड़ा इसमें और प्रमोट के इंटरव्यूज के लिए रुका हूँ। मतलब आई थिंक ये पिछले 8 सेशन में शायद पहली बार हो रहा है कि मैं एक फर्म ओपिनियन नहीं बना पा रहा हूँ इस IPO पे। एंड ना जो जितने शायद 4 इंटरव्यूज अवेलेबल है यूट्यूब पे, चारों के चारों कंप्लीटली स्क्रिप्टेड है, सब में सेम क्वेश्चन है, सब में सेम आंसर है। प्रमोटर कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ऐसे निकल नहीं पा रहा है, वो मार्जिन पे बात नहीं करना चाहता है। वो सब देखो तो एंकर बुक वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स है, और आशीष कचोलिया जी एंड विकास खेमानी जी हैज टेकन अ स्मॉल स्टेक इन इट, उनका इन्वेस्टमेंट है। एंड आई एड वन मोर थिंग, ये इंडिया में बाय रेवेन्यू नंबर 2 है, सॉरी बाय रेवेन्यू नंबर 3, बट जो नंबर 2 कंपनी है दैट इज एन ईपैक ग्रुप कंपनी। आपको याद होगा 6 महीने पहले एक IPO आया था ईपैक ड्यूरेबल करके, AC का ODM था वो, उनकी ग्रुप कंपनी है वो, इससे आई थिंक 20% बढ़ी ऑलमोस्ट। तो उनका बहुत बड़ा कैपेक्स आ रहा है वो कंपनी का। वो करंटली 1500 करोड़ रेवेन्यू पे, उन्होंने अगले साल का 2200 करोड़ का टारगेट दिया है, और उनका भी IPO अगले साल के आसपास आएगा। सो वो भी कंपनी सेम रीजन में ऑपरेट करती है जहां पे ये ऑपरेट करता है, और वो भी बहुत हाई इंटेंसिटी से कम्पीट करने वाली है। तो ये सब देख के ना मैं थोड़ा सा ना इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद लॉन्ग टर्म, मतलब लिस्टिंग के बाद भी इसमें वैल्यूएशंस ना अट्रैक्टिव रहेंगे, दैट्स नॉट कंसर्निंग थिंग। बट द थिंग इज यार, रेवेन्यू इनका 15% से ज्यादा नहीं बढ़ने वाला अगले साल, जो मैं ऑर्डर बुक और रेवेन्यू ब्रेकअप का मैं निकाल पा रहा हूँ। टिकट साइज भी गिर चुका है। तो उसको देख के ना मैं इसमें 1 से 2 के लिए रुकूंगा फॉर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म बेट। और एक चीज ये भी है कि लिटिगेशन कंपनी के ऊपर 27 करोड़ की लिटिगेशन, इनडायरेक्ट टैक्स के 25 करोड़ है। तो कुछ भी इसमें से मटेरियलाइज हो जाए तो इट कैन बी बैड फॉर द कंपनी। सो मतलब मैं लिस्टिंग इन के इसको 8 ऑफ करूंगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं शायद रिव्यू में इसमें मेरा फाइनल रिक्वेस्ट करूंगा, उसमें मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल में डालूंगा। But as of now, for listing in it can be applied, but for long term, I'm not taking any kind of call at this point. थैंक यू तन्मय। जस्ट एक पॉइंटर, आपके यहाँ का आवाज थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है। आई एम श्योर लाइक सबको लग रहा होगा, बट अदर्स डिडंट से इट। हाँ थोड़ा सा यार आज नेटवर्क का भी इशू है। नो प्रॉब्लम। कैन यू गो ऑन म्यूट व्हाइल आई कंटिन्यू, बट योर रिव्यू वाज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, मे बी व्हाट वी डू इज, रोहित, डू यू वांट टू क्विकली गो अहेड एंड वेरी क्विकली समराइज दिस? बट फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर आई रेड, 600 करोड़ का इशू है, इट्स 600 CR इशू, 200 CR फ्रेश इशू। The company is an old company, 1983 incorporated, does majorly installation and erection of PEB buildings, pre-engineered steel buildings, and has the second highest installed capacity of 141,000 metric tons per year. Rohit, what is your very high level read? So I think both of you have summarized it well. I'll just say two things that caught my eye. One is this whole PEB segment for them specifically has not grown in the last year. I also did listen to the management interviews, and there was a lot of sort of hyping of the sector and the space and how, the kind of growth they're seeing and the demand that they're seeing is like never before. They compared it to 2004 to 2008. But last year to this year, the revenue was flat. So there was no explanation. There was nobody asking why. When I say revenue was flat, I mean of the PEB segment. They have a building product segment which grew, but just the PEB, which is their core business, was absolutely flat from last year to this year. And the second is their order book is not very impressive. It's not very large given the scale of their business. It's less than 1x of their sales, when many of these companies tend to have visibility of at least 1.5 to 2x. So those were the two sort of red flags. But other than that, rest of it, it looks like coming at 17p should give a listing gain, which is what I think a lot of us are interested in. But yeah, it doesn't feel like a hold for at least the medium term. It could do well in the long term, but that was my view as well.
Thank you for summarizing it. Maybe इसके साथ we'll go on and speak about the next company, जो second company है mainboard company Orient Technologies. So उसके बारे में बात करते हैं. At a very high level, बहुत ही छोटा issue है, एक mainboard issue है. 214 CR कंपनी रेस करने की कोशिश करी, जिसमें से 120 CR इज फ्रेश इशू. कंपनी एक IT सर्विसेज कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड है, और कई सारे इसके क्लाइंट्स हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड कंपनी as a major of IT solutions provider operate very similar to them. It kind of operates in the same segment. So maybe, Rohit, do you want to go ahead and speak about Orient Technologies? Before that, before you speak, just wanted to highlight to everyone कि अगर आपके पास कोई भी question हो with respect to Orient Technologies or with respect to Interaj Building, post it in the chat. We'll take those questions. हम उन questions को cover कर लेंगे. But with that, Rohit, do you want to go ahead and talk about Orient Technologies? Thanks, Manish. Yeah, I'll jump right to it. So Orient Tech is another, I'd say, mid-sized IT service or small to mid-sized IT services player. Operates across all the segments that any IT company does. They do IT infra, they do IT services, they'll do cloud and data management. A lot of these are buzzwords you would have heard a few times. I'll just try to simplify what each of this is very quickly so you know what that means maybe going forward also. But IT infra is the infra that any company would use. This could be storage, this could be servers, this could be networking components, things like routers and so on. Some of the basic software, but basically sort of the package that puts all of this together. That is the IT infra business. This is typically the bread and butter of any IT service, any IT service company like Orient Tech. The second category is IT services itself, which is the sort of ongoing monitoring, maintenance of this IT infra and this IT system. The third is cloud and data, which you would have heard a lot. This is generally involving moving some of that IT infra from an on-premise segment to a cloud, to sort of cloud providers. And there are many different ways in which these guys do, so I'll not get into that. But that's the rough sort of three main segments these guys play in, and pretty much everybody sorts of plays in. For Orient, IT infra is about 50% of their business, 52%. IT services around 22% of their business, and cloud and data is actually the fastest growing segment for them. It is 26% of the business. And you can see in their own data that the cloud and data segment is sort of eating into the sort of legacy IT infra kind of business. They work with clients across the spectrum. Their largest client group is banking segment, but I think that is like 20% of their overall business. So there's no real sector concentration, and they have a pretty solid list of clients, a lot of blue chip names, a lot of government names, Coal India, MassDoc, the sales tax office itself is one of their clients. So a bunch of decent names, for somebody of their size. The funds are also, in my view, that they're raising, as Manish said, they're raising around 215 crore. Of that, 120 crore is a fresh issue, which would actually be infused into the company and is being put to good use. 10 crore out of that is being used to do something called NOC and SOC. NOC is basically providing a remote network management for their clients, and SOC is to provide remote cyber security protection, which is again a hot theme, and it's good that they're getting, or they have some presence in this segment. The second thing, which is also interesting, the second use of funds is to get into the DaaS segment, which is device as a service segment. So normally today, most companies would purchase their hardware, which could be laptops, it could be printers, it could be desktops, whatever. All of these things, you normally purchase it. But more recently, people are moving from a CapEx to an OpEx model. So here, a company like Orient Tech would buy the hardware and provide it on rent with all of the software sort of enabled, and charge an operating, it's like a lease kind of model, which actually ends up being better for the client as well, because you're not spending a lot of money upfront, and it's better margin for somebody like an Orient Tech, and better ROE, ROC, and so on. So they are spending about 70 crores just to buy a lot of assets for this DaaS segment. So we'll see how that sort of adds on to their revenue, but it will definitely be a margin improvement.
I couldn't find any, I couldn't find any direct guidance from the promoters on what this sort of business would drive. So we'll kind of have to see. But if you look at historical numbers, they've been growing very steadily at 13 to 14%. So nothing phenomenal, at least in the last couple of years. If you take a longer time frame, it looks better. In the last couple of years, they're growing at 14%. They hit about 605 crore of revenue last year. Margins are again 6 to 7%, in line with other peers in this space. The balance sheet also, I didn't find anything particularly great or anything wrong. The receivable cycle is broadly being maintained. The cash flows are up and down, but generally always positive. And the good thing is they are a cash-rich company. So they have, I think, about 140 crore on the books, plus they're raising 120 crore. They're generating profit. So this is like a solid company. The company is coming at a 20p. Peers of similar size. There are a couple that I thought were the most relatable. One is Dynacons and one is Allied Digital. They trade in the 25 to 30p space. So I feel that this is a safe bet that way. I noticed that there was no GMP, at least as of right now. So if that stays, this could be an opportunity to try and apply for something where there isn't a lot of demand, but can give that 20 to 30% sort of gain. I personally am not very bullish on the IT sector. I think there's too many changes happening in that sector. It has been depressed for a while. So there is one camp saying that the IT cycle will start again. But I prefer things where there is a lot more visibility for growth. So for me personally, this will be a try to catch that point where the sort of valuations normalize with its peers. And personally, I would exit. But that's, of course, people who understand the space more deeply can look at this, for the longer term. But this is my overall read of this business. Thank you so much, Rohit, for being super concise. But yeah, my read was also very similar. Looks like a very good issue, a very solid company. So definitely keep that in mind. With that, we'll kind of move on. Just wanted to highlight a couple of things to everyone. I know a lot of us right now present. So I have just posted one poll, जो मैंने कमेंट में भी डाला है नीचे और ऊपर पिन भी किया हुआ है. उस पोल में मैंने ये पूछा है कि यूजुअली हमें प्राइमरी मार्केट चैटर ये जो अपना स्पेस है ये कब करना चाहिए. मैंने 4 ऑप्शन डाले हैं. Saturday first half, Saturday second half, Sunday first half, Sunday second half. I'm not saying we'll try and abide by it, but it will give us a direction of what everyone wants. So definitely go ahead and vote for that so that we can at least know that what is the most preferable time for people. We'll still have movements here and there, but we'll just try and keep it more, try and live by that timing as much as possible. So वो ऊपर आपको चैट में मिल जाए, ऊपर पिन कमेंट में मिल जाएगा पोल और नीचे कमेंट्स में भी मिल जाएगा. With that, maybe we'll go forward and talk about the SMEs. हमने 2 मेन बोर्ड इश्यूज की बात कर लिया, अब SMEs की बात करते हैं. 4 SME आ रही हैं. We'll start with Braceport लॉजिस्टिक्स. सो ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 24 करोड़ रुपए कंपनी रेज करने की कोशिश कर रही है. सब फ्रेश इश्यू है और कंपनी जो है वो उसका आईपीओ कल चालू हो रहा है और प्रमोटर जो है उसके पास 100% मार्केट 100% होल्डिंग थी, ऑलमोस्ट 100%, 96% होल्डिंग थी. अब वो डाउन होकर 70% हो जाएगी और अराउंड 90 सीआर पे कंपनी आईपीओ ला रही है. तो छोटा आईपीओ है, 24 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रही है 90 सीआर पे. अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी बेसिकली लॉजिस्टिक्स सेक्टर में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ब्रेसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, पर इट्स एसेट लाइट मॉडल में 3PL लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है. सो बेसिकली कंपनी क्या करती है कि कार्गो फ्रेट जो होता है, फ्रेट होता है वो बोथ इन टर्म्स ऑफ लाइक ओशियन फ्रेट एज वेल एज इन एयरलाइन फ्रेट उनको फॉरवर्ड करती है, उस वाले धंधे में रहती है. सो बेसिकली ये जो कंपनी है ये एक कंपैरेटिवली बड़ी कंपनी, स्काईवेज एयर सर्विसेज उसकी सब्सिडरी है. 2 लोग, स्काईवेज का इसमें 70% शेयर होल्डिंग है और उनने 2 लोगों के साथ मिलके ये कंपनी खोली हुई है, जिसमें जो सचिन अरोड़ा जो एमडी है कंपनी के, उनका 21% मार्केट मालिकाना हक है और जो सेकेंड पर्सन है उनका 3% शेयर होल्डिंग है. अब ये जो सेगमेंट है इन इटसेल्फ वो रिलेटिवली लो मार्जिन सेगमेंट है और सर्विसेज इंडस्ट्री, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डिंग इन इटसेल्फ इज नॉट काफी ज्यादा वैल्यू एड नहीं है वहां पे, तो इसलिए कंपैरेटिवली इस बिजनेस में ना लाइक प्रीमियम चार्ज करना मुश्किल होता है. बट इस कंपनी के लिए 2 चीजें जो अच्छी हैं जिसकी वजह से ये प्रीमियम प्रोबेबली चार्ज कर पाएगी इज बिकॉज इट्स पेरेंट कंपनी, ग्रुप होल्डिंग कंपनी जो है स्काईवेज, उसकी रेपुटेशन है और उससे काफी कुछ क्लाइंट्स आते हैं. और जो दूसरी चीज है, इट हैज मैनेज सम रियली कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट. जैसे मैं देख रहा था इनने आरएचपी में मेंशन कर रखा है, जब ऑक्सीजन कैनिस्टर का मूवमेंट था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मूवमेंट था इंडिया में कोविड के दौरान, उसके दौरान ये कंपनी काफी एक्टिव थी. उसके अलावा जब चाइना में कोविड का पेंडेमिक खुला था उसके बाद
इनने शिपिंग जो कार्स होती हैं, व्हील्ड कार्गो बोलते हैं उसको, उसके शिपमेंट के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, रोल इन रोल आउट, जिसको रोरो बोलते हैं। उस प्रोसेस में भी इस कंपनी ने काफी अपना योगदान प्रदान किया था, एंड एसेंशियली इट हेल्प्ड टू टेक दीज कार्स अराउंड 1250 फोर्ड की कार्स ये चाइना से लेके थाईलैंड तक लेके गए थे थ्रू द शिपिंग एंड एसेंशियली ओशियन फ्रेट। सो इट हैज दीज स्पेसिफिक nuances and technicalities which can help it in becoming big, and considering the size that it is coming, it's a rather small size, so it seems like a good bet that way। और अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो कंपनी लगभग 24 करोड़ मार्केट से रेस करने की कोशिश करी है, लगभग 16 करोड़ उसमें से वर्किंग कैपिटल है और 8 करोड़ रुपए जीसीपी है, रिमेनिंग जीसीपी एंड लिस्टिंग एक्सपेंसेस के लिए। एक दो चीजें और अगर मैं बात करूं वेरी हाई लेवल, तो कंपनी की बैलेंस शीट जब मैंने देखी तो मुझे थोड़ी सी इन्फ्लेटेड लगी बैलेंस शीट। पिछले साल कंपनी की बैलेंस शीट 13 करोड़ की थी, जो कि इस साल 27 करोड़ की हो गई है, 13 CR to 27 CR। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज around 17 CR of them is on trade receivable side, which has went up from 3 CR in last year, and on the trades payable as well around 12 CR are standing। So current liability पे 12 करोड़ खड़े हैं, current asset पे 17 करोड़ खड़े हैं। तो ऐसा लगता है, नो कंक्लूसिव आंसर, बट ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट को थोड़ा बढ़ाया गया है टू बी एबल टू हैव अ गुड पीबी वैल्यू। उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करता हूं, तो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक्चुअली कंपनी ने रेवेन्यू में डी ग्रोथ करी है। कंपनी ने 2023 में 71 CR कमाए थे, नहीं 71 CR का धंधा किया था, और जो कि कम होके 2024 में 55 CR का हो गया है। बट इसको इस लेवल पे देखना सही नहीं होगा, क्योंकि हुआ ये है कि जो कंटेनर शिप्स होती हैं उनका जो प्राइस है वो ही कम हो गया है, बिकॉज सुइस कैनाल में पहले चोकिंग थी, उसकी वजह से प्राइस बहुत बड़े हुए थे, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा थी कंटेनर शिप्स की, और क्रूड ऑयल भी महंगा था, तो इसलिए कंपनी जो है ज्यादा चार्ज कर रही थी प्राइस, बट वो अब प्राइस ही कम हो गया है कंपैरेटिवली। इसलिए इसका बेटर मेट्रिक जो कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री में बताया है वो है कि हमने कितने कंटेनर सर्व किए, हमने कितने कंटेनर भेजे हैं। तो लास्ट ईयर इट वाज 1211, this year it has went up to 1769, so which essentially shows a good 40% growth at least in terms of like the top line। वो नहीं भी दिख रही है, बट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर वॉल्यूम दिख रही है। प्राइस कम हो गया है, सो प्राइस कंपनी के हाथ में नहीं है। अगर मैं बॉटम लाइन की बात करूं, तो कंपनी ने अराउंड 5 करोड़ रुपए कमाए, और कंपनी 90 करोड़ की वैल्यूएशन पे आ रही है, तो उस हिसाब से कंपनी जो है अराउंड 18 PE की अपनी वैल्यू लगा रही है। कंपनी ने अपने जो 2 पीयर बताए हैं वो टाइगर लॉजिस्टिक्स और एबीजी लॉजिस्टिक्स को बताया है, जो कि अराउंड 29 और 27 PE पे है, सो उनके मुकाबले कंपैरेटिवली लोअर PE पे आ रही है। बट वो मुझे लगता है सही पीयर नहीं है, क्योंकि वो एसेट हैवी है, और ये जो बिजनेस है ये एसेट लाइट और वही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स का बिजनेस है, प्रोजेक्ट कार्गो टाइप का, इसको वो मिलना चाहिए। सो उस हिसाब से ये जो धंधा है ये लाइक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एचजे लॉजिस्टिक्स थोड़ा बेटर पीयर होगा इसका, विच इज एट लाइक 36 PR। सो आई रियली फील दैट द कंपनी कैन डू वेरी वेल फॉर लिस्टिंग इन, बट एंड ऑफ द डे डू रिमेंबर कि ये जो कंपनी है बेसिकली है एक लो मार्जिन सेगमेंट में, और जहां पे कंपनीज को प्रीमियम चार्ज करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही कोई लॉजिस्टिक कंपनी प्रीमियम चार्ज करने लगती है, तो जो क्लाइंट है इट स्टार्ट्स टू स्विच। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि ये कंपनी कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करती है इन द लॉन्गर टर्म। विल द होल्डिंग कंपनी हेल्प विथ रेस्पेक्ट टू दैट और नॉट, बट एटलीस्ट एट दिस PE at 18 PE it's a very good apply, it's a very good apply, and मेरी तरफ से like I really felt a good pricing for the company comparatively कम प्राइस पे आ रही है। एंड आई फील क्योंकि इसका एक और लास्ट चीज, जो लीड मैनेजर है वो भी बहुत अच्छा है। इसका लीड मैनेजर होलानी ग्रुप है, और होलानी ग्रुप जो लीड मैनेजर है वो बेसिकली इट्स अ गुड लीड मैनेजर, सो उसकी वजह से भी इसको कंपैरेटिवली थोड़ा प्रीमियम मिलना चाहिए, और छोटी कंपनी है, सो इसलिए मुझे लगता है इसमें लिस्टिंग सर्किट पे पॉसिबल है। बट जैसे ही सर्किट पे लिस्टिंग होती है अराउंड 100% पे ये ऊपर जाती है, सो इसका PE 36 हो जाता है, विच मेक्स इट कंपेरेबल to almost all other companies। So after that, I don't feel a lot of gains. So definitely, I will not chase it after at listing, but at IPO, this seems like a very, very good apply. So that was my read with respect to Braceport. Rohit, do you have
Rohit and Tanmay, do you guys have anything to add on Braceport, or we can move forward to the next company? No, nothing specific. I think you covered it well. Am I audible? Yes, sir, you are. हाँ यार, मैं थोड़ा सा ना नेटवर्क का इशू हो रहा है मेरा, मैंने एक्चुअली पिछले 4-5 मिनट मिस कर दिया। ठीक है, नहीं, चलो। अभी हम बस ब्रेसपोर्ट की बात कर रहे थे। सो वी आर गुड। लाइक सबसे पहले ओरिएंट की बात की और ब्रेसपोर्ट की बात की थी, तो अब हम मे बी फोकास स्टूडियोज की बात करते हैं, इफ दैट्स ओके। रोहित, डू यू वांट टू गो अहेड एंड टॉक अबाउट फोकास स्टूडियोज? फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग 37 करोड़ का इशू है, ये भी ब्रेसपोर्ट के साथ ही है, और जो कंपनी है ये मेंस क्लोथिंग वगैरह बनाती है, खुद का भी ब्रांड है इनका, और व्हाइट लेबलिंग भी करती है। बट रोहित, डू यू वांट टू गो अहेड एंड स्पीक अबाउट the company? Yes, I'll talk about Forecast now. So Forecast, I found this a pretty interesting issue. They are an affordable fast fashion menswear brand. They primarily have a brand FTX. They have two more upcoming brands which are to be launched, but the core brand is this brand called FTX. They make shirts, denims, trousers, cotton pants, sportswear, boxers, everything related to menswear, casual, very, very low cost. So their typical price point will be, they're trying to play in that 500 rupee, sub 500 rupee price point, which one could argue is also a little bit commoditized. But there is scope for like some brands to sort of stand out, and the way these guys are going after this market and the speed of execution is pretty interesting. They have a pan-India presence through online. They also have a wholesale, which is basically where they sell this FTX brand to offline retailers. They also have a small part of their business, which is white labeling for other brands. Those are also good brands like Landmark, V-Mart, V2 Retail, and so on. But that's a business that they seem to be sort of deliberately degrowing, and it's a smaller and smaller part of their overall business. Online, they are everywhere. They're on Flipkart, Myntra, Amazon. So they've been very, very fast, and they've actually opened up a lot of marketplaces over the last year or so. And you can see that in their numbers. They've grown from around 53 crore 2 years back to they will do about, my sense, about 110 crore this year. So they've like doubled in the last 2 years. Their margins are not great yet. It's still, in my view, a little bit compressed, but it is definitely improving. Their net margin is around 5.5%. One interesting thing about their revenue is in the RHP, they disclose their numbers in two batches. They've disclosed from April to, I think, 11th of January, and then 12th of January to the 29th of February. So if you see their run rate in the first 9 months, they were doing around 2.5-3 lakhs per day in sales. As an overall average. And the last 45 days that was disclosed, they're at now 5 lakh per day sales run rate. And there isn't really I wouldn't say that this period is like a high period for clothing. That is more during that festival season. So you can see that which happens in September, October. So the speed with which this company is growing, if you just apply a 5 lakh per day run rate, the 110 crore that they'll do in this previous year is already on track to doing, nearly 200 crore, 180 crore or so. So the sales growth is actually phenomenal, at least with whatever little information that we can glean. And you can also see that their own projections for growth is to do at least 200 crore in FY25. The other point that I wanted to make was just on that mix. So their wholesale business over the last 3 years is broadly flat. It's about, when I say flat, it's flat as a percentage of their business. It's obviously also doubled with the rest of their business. It's about 40% of their business. This is selling their own brand to other retailers. Their large format retail has dropped, but that has been sort of fully made up by online growing from almost 0 to 40% of their business in the last, 2.5 years. And their white label manufacturing has come down from around 45-50% to just 20% of their business now. So it's clear that they're focusing all in on their brand, and they're focusing on, in a sense, a D2C through these online retailers as well as through other offline retailers. But it's clear that the focus is on FTX as a brand. The other interesting thing is just the sheer size or the sheer scale that they have on Flipkart, which is their largest channel. I think 70% of their online sales happens on Flipkart alone. And you can see some of their products have like 1.8 lakh ratings and 50,000, 40,000 reviews. So
these are genuine. It's very difficult to fake this kind of data on third-party platforms. And clearly, Flipkart is a very, very good channel for them. And there is a bit of like a virtuous cycle that happens in some of these places where marketplaces, when a particular product sells well, that automatically starts showing up when people search for related products, and then it continues to sell well, and it just kind of snowballs. And that seems to be the effect that they are having. Ultimately, the one thing that was not clear to me is this is at the end of the day a fast fashion. I mean, a lot of us would have read the stories of Zara and what really made them click. It will depend on their design capabilities and being ahead on the trends. There's just a passing mention of it in the RHP. I wish there was a better way for us to understand exactly how they do this. They have a team of 5 people, but I hope that is something that they're able to focus on and crack. But there's just not a lot of data on how they actually decide the trends and the designs, and ultimately they have to keep that at an extremely, extremely low cost. They're also entering the women's and childwear space, so that there are 2 more brands that they are setting up, but there's no current data on it because they're yet to set up. The other small thing that will be very helpful to them is they are cleaning out about their from the fundraise of 37 crore, but 13 crore will just go to reduce debt, which will save them roughly 1.3, 1.4 crore in bottom line. So if you were to just look at an effective P, though this company is coming at a slightly high P of about 25, if you take into account the fact that they will clear that debt, it's closer to an 18, 19 kind of P. Now, this is a tricky one. How exactly do you value a company like this? There's one peer in the SME space, which is somewhat similar, which is Mish Designs. Mish Designs is at 75p. There is a story there about how they're setting up export into a lot of the European markets. That seems to be the story that is keeping that price elevated. A slightly poorer example is somebody like a Makeups, which just listed recently. They're not into clothing. They're more into the sort of shaving products and stuff. They are also actually trading at like 50, 60p. I don't remember the exact P now, but it's actually been doing really well, and at least 55, 60p. And these kind of online brands, online first brands, are getting a premium in the market. So if the market does view this as an 18, 19p business and is willing to pay a slightly high price because the growth is honestly explosive, and it looks like they're on track to double their revenue next year, then the market can give a high PE to this business. So I think it's an interesting business. There is, this is going to be a definitely, like, it's a safe-ish short-term play. I don't know whether this will succeed. These brands, whether they can become really big over the next 5 years, you've got to sort of hedge your bets on that. But in the short-term play, there's a lot of visibility to at least FY25 growth numbers, and I feel the market will reward that. So this looks like a very interesting left field bet to me, and I will definitely apply for this and maybe track it over the next 1 year and see how they execute. Thanks, Rohit. Very, very, very well covered. मेरा एक क्वेश्चन था आपसे इस पे. You mentioned कि जो 2 periods में sell दी हुई है, so मैंने पढ़ा नहीं है, so maybe very naive question. उसमें is there a reason why the sales has doubled? Like वो कुछ reason लिखा हुआ है, कुछ contract मिला हो या something, or is it something like what is the reason after which the sales has doubled from January? See, it's not easy to say. They've not specified it because, see, it's only 45-day period. So it's not always right to extrapolate. There can be seasonality. There can be all sorts of factors at play. When it is just a 1.5 month period, it's just my sort of, I've just noticed this. It's not large enough for them to call it out in their, in the prospectus. But you kind of look at this as I'd say, steadily or continuously increasing business. And if you take the average of the first 9 months, it is what it is, but that also would have started at a lower base in the beginning and would have ramped up. And then just in this 1 month or 1.5 months, their revenue base has reached this kind of run rate. So it didn't look unusual to me. This happens when you are looking at a 9-month period versus a 1 month period. It's just that they would have started probably at a maybe 2.5, 3 lakh a day run rate, and they've ramped it up to 5 lakh, and they've reached this number now. So yeah, I don't have a great answer because this was not captured anywhere else outside of just my noticing this. But it didn't look unreasonable because this was not it's not like saying that this is definitely the spike season, sale season when numbers go through the roof. This is data from post that sale season. I feel it can be relied on.
गॉट इट, वेरी हेल्पफुल। और उसके अलावा मैं एंकर बुक देख रहा था तो मेरे को यूजुअल सस्पेक्ट्स ही मिले थे एसएमईज में जो होते हैं, नथिंग स्टूड आउट एज सच इन टर्म्स ऑफ द एंकर बुक, जस्ट दैट देयर वाज वन वेरी माइनर एलोकेशन टू Holani, his new AIF, around 1 CR they had picked up, but yeah, that is what our read of the issue was. Now that we have covered forecast, maybe we can move forward and move to QVC exports. एक बार QVC exports की जल्दी से बात करते हैं। जो अगली दो कंपनी है उसमें प्रोबेबली इतना टाइम नहीं लगेगा। QVC एक्सपोर्ट्स एंड आइडियल टेक्नोप्लास्ट के बारे में। सो QVC एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो अराउंड कंपनी जो है वो 24 करोड़ इशू रेस कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स टू हाईलाइट, ये बुक बिल्ट इशू नहीं है, ये फिक्स प्राइस इशू है। मतलब इसमें बेसिकली QIBs नहीं होंगे, 50% रिटेल होगा और 50% HNI होगा। और ये जो इशू है ये पूरा फिक्स प्राइस, ये पूरा फ्रेश इशू नहीं है। अराउंड 24 करोड़ कंपनी रेस कर रही है, उसमें से ओनली 17.5 CR इज अ फ्रेश इशू एंड 6.5 CR इज अ ऑफर फॉर सेल। बेसिकली वो प्रमोटर कैश आउट कर रहे हैं अपना होल्डिंग्स। कंपनी जो है अराउंड 90 CR पे आ रही है। सो बेसिकली कंपनी से प्रमोटर अराउंड 7.5% कैश आउट कर रहे हैं अराउंड 6.5 CR के रूप में। एंड उसके अलावा कंपनी में स्टिल प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 73.5% रह जाएगी। अब अगर मैं वेरी हाई लेवल कंपनी की बात करूं तो ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो कि मैंगनीज और अदर मिनरल ट्रेडिंग कंपनी है। उनकी ट्रेडिंग करती है जैसे कि फेरो अलॉयज होते हैं, लाइक हाई कार्बन सिलिको मैग्नीज, लो कार्बन सिलिको मैग्नीज, हाई कार्बन फेरो मैंगनीज, हाई कार्बन फेरोक्रोम वगैरह उनकी ट्रेडिंग करती है और मेजरली एक्सपोर्ट करती है। इसलिए कंपनी का नाम भी आप देखोगे तो QVC एक्सपोर्ट्स करके नाम है। अराउंड 83% जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आ रहा है। और कंपनी की अगर आप बात करोगे तो कंपनी के पास खुद का कॉर्पोरेट ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, और उसके अलावा कंपनी के पास एक इन्वेस्टमेंट भी है ऑन इट्स बुक्स। तो एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस शीट बहुत बड़ी है कंपनी की। इनफैक्ट रेवेन्यू भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब इसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 450 CR का रेवेन्यू करती है कंपनी एवरी ईयर। सो काफी ज्यादा रेवेन्यू है, बट बॉटम लाइन तक बात पहुंचती नहीं है, विच इज ट्रू बिकॉज इट्स अ ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में एवरेज मार्जिन जो होते हैं वो 1 to 2% ही होते हैं। सो इस कंपनी का भी मार्जिन जो है वो अराउंड 1.33% पे है। बट अगर मैं बात करूं तो कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, तो कंपनी जो आईपीओ ला रही है 6.5 करोड़, जैसे मैंने बताया इट्स OFS। 17.5 करोड़ जो है वो फ्रेश इश्यू है, जिसमें से 1 CR इज फॉर लोन, 9 CR इज फॉर वर्किंग कैपिटल एंड 4.5 करोड़ आर फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब दो तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वुड वांट टू हाईलाइट। कंपनी पे अराउंड 28 CR की कंटिजेंट लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है कि कंपनी को किस केस में वो भरना पड़ सकता है, उसके ऊपर तलवार लटक रही है इन वे, वो बोल सकते हैं आप। सो इसकी 28 CR में से ना 26 CR तो कॉर्पोरेट गारंटी है, जो कि इसने ना, इसकी एक ग्रुप कंपनी है QVC इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उसने लोन उठाया हुआ है 26 करोड़ का। उसकी कॉर्पोरेट गारंटी इस कंपनी ने भरी है। और उसके अलावा आप देखोगे कि कंपनी में ना जो बैलेंस शीट भी है वो भी बहुत बड़ी है, 93 CR की, बट उसमें से अराउंड 47 CR करंट लायबिलिटी खड़ी है, लोन खड़ा है। और उसके अलावा एसेट साइड पे देखोगे तो अराउंड 36 CR जो है वो लोन्स और एडवांसेस दिए हुए हैं कंपनी ने। और एडवांसेस किसी और को नहीं दिए हुए हैं, बट अपनी ग्रुप कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, माता श्री मर्चेंटाइल करके कंपनी, उसको एडवांस दे रखा है। सो काफी ज्यादा अनक्लीन कंपनी है, मतलब काफी सारी चीजें हो रही है। सो इट लुक्स लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर पिक्चर। सो इट डजेंट लुक लाइक समथिंग विच इज वेरी इन्वेस्टेबल एटलीस्ट एट दिस स्टेज। कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगी आपको अराउंड 10 CR, बट उसमें कंपनी ने एक्चुअली इसी साल 24 करोड़ का लोन लिया है। सो इट्स रियली बिग एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग पर से। सो इट डिडंट सीम लाइक टू इन्वेस्टेबल जस्ट बिकॉज ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज और पैट की बात करूं तो कंपनी ने अराउंड 454 CR का धंधा किया है, जिसमें से इनका पैट जो है अराउंड 3.9 CR का है, जो कि अराउंड 1.33% पैट मार्जिन पे आता है। तो अब ये 3.9 CR पे कंपनी अपनी वैल्यू 90 CR लगा रही है, जो कि 22 का PE होता है। फॉर अ ट्रेडिंग बिजनेस, इफ आई जस्ट लुक एट इट एज अ ट्रेडिंग बिजनेस, आई फील दिस इज pretty priced in, सब कुछ priced in है 22 PE पे। I don't think a trading business should actually even be at 22 PE. But if there is something in this story which is not covered in DRHP, then we can't say. But other than that, it doesn't look
वही इन्वेस्टेबल। मैं अगर बात करूं कंपनी के लीड मैनेजर की, तो खंडवाला सिक्योरिटीज लीड मैनेजर है। इससे पहले उनका विष्णु सूर्या और कौशल्या लॉजिस्टिक्स और यूफोरिया, 3 इशू आए थे। तीनों लिस्ट पॉजिटिव हुए थे, बट यूफोरिया करेंटली नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव लिस्टेड हैं, अभी पॉजिटिव चल रहे हैं। तो I would personally avoid this company, but if you want, you can apply for it if there is enough interest from the market. But I will personally avoid it because there's just too much happening in this company. बहुत कुछ एक साथ चल रहा है और कंपनी क्लीन नहीं है। सो जहां पे भी बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ग्रुप कंपनीज होते हैं, तो उसमें क्या है, प्रमोटर का वो कौन सी कंपनी में फोकस ज्यादा करेगा वो हमेशा डाउटफुल रहता है। एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड like a mistake than to probably not invest in too safe companies, too unsure companies. So that's why I will avoid it. That is what my read of QVC exports it. उसके अलावा जस्ट मैं एक वेरी हाई लेवल पे फिर से बोल देना चाहूंगा कि ये जो है ये DRHP के बेसिस पे रीड है। कुछ इंटरव्यू प्रमोटर का नहीं मिला, हो सकता है प्रमोटर का इंटरव्यू आगे आए, या फिर कुछ ऐसा हो जो अभी हमें नहीं पता हो, सो उसके बेसिस पे कंपनी अच्छी लगने लगे। बट दिस इज व्हाट द करंट read of the company is. With that, we have kind of covered QVC. Rohit, Tanmay, maybe we can now move forward to the last issue, which is Ideal Technoplast. Tanmay, do you want to go ahead and talk about this company, which is Ideal Technoplast? Yes, yes. So Ideal Technoplast, manufacturer of rigid plastic packaging solutions. मतलब ये जो केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े वो ड्रम्स होते हैं, देखो 50 लीटर, 100 लीटर, 500 लीटर वाले, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। राउंड और स्क्वायर शेप के कंटेनर्स बनाती है। तो ये कंपनी 16 करोड़ रेस कर रही है, उसमें से 13.6 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। 1.6 करोड़ इज इशू एक्सपेंस, 10% ऑफ द टोटल साइज इज द इशू एक्सपेंस, विच इज नॉर्मल, and the remaining is GCP. So this company is raising 13.6 crore for doing capex, and they're saying that we will start a new facility for manufacturing small containers used in dairy products and ice cream industry. बट इन्होंने बोला ही नहीं कि मतलब कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले हैं, कितना इनका कैपेसिटी बढ़ेगा, इसका क्या विजिबिलिटी रहेगा, ये कुछ नहीं बताया। सिर्फ हम नया यूनिट चालू करें इतना बताया उन्होंने। सो ये कंपनी बेसिकली सूरत का है, 20,000 स्क्वायर फीट का इनका फैक्ट्री है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड रोबोटिक ऑटोमेशन वाले फैक्ट्री, मतलब कहते हैं ना मैनुअल ट्रांजेक्शन बहुत कम है इसमें। So this company did 12 crore revenue in FY23 and PAT was 51 lakh rupees. In FY24 they did 24 crore revenue and close to 3.3 crore PAT. मतलब आप पिछले 3 साल का कोई भी मतलब उठा लो, FY24 से पहले तो मतलब मार्जिन अलग थे, और आईपीओ के साल अचानक मार्जिन बहुत डबल हो जाते हैं। सो मार्केट कैप इसका करीब करीब 60 करोड़ आ रहा है। 60 करोड़ का मार्केट कैप पे इसका पी करीब करीब 17 का निकल रहा है। तो मतलब ये 17 पे तो पहली बात तो थोड़ा सा मतलब स्कोप कम है। इसके जो पियर्स इन्होंने दिखाया वो तो बहुत मतलब अलग ही है। मोल्टेक पैकेजिंग दिखाया है, एरो अपना ये टाइम टेक्नोप्लास्ट दिखाया है। मतलब ये तो बहुत ही बड़े बड़े 3-4 हजार करोड़ वाली कंपनियां है, कंपेरेबल नहीं है बिल्कुल। तो मतलब ऐसा ना बहुत न्यूट्रल ऐसा एवरेज सोसो सा इशू है। इसका एलएम देखा जाए तो स्वस्तिका है, और जो मार्केट में करे सनफ्लावर का तो अच्छा है ट्रैक रिकॉर्ड। स्वस्तिका ने रिसेंटली 3 इश्यूज दिए थे, बल्कॉर्प था, एक साइसोमी मेटल्स था, डबल लिस्ट था, उसके बाद ऑलमोस्ट 70-80% घट गए ऊपर से। बल्कॉर्प उधर ही आईपीओ के आसपास है, हल्का प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। तो ठीक है यार, मतलब एक छोटे लिस्टिंग के लिए ठीक है, मतलब मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं उसके ऊपर। और हाँ, मतलब क्रिमिनल लिटिगेशन वगैरह कुछ नहीं है, मतलब प्रमोटर्स आर क्लीन। ऐसा मतलब बोले ना तो बहुत ऐसा फिशी भी कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, मार्जिन छोड़ दिया तो। बट ऐसा लगाने लायक कुछ नहीं इसमें, नॉर्मल टाइम इशू है एवरेज सा। थैंक्स तन्मय, थैंक्स फॉर कवरिंग आइडियल टेक्नोप्लास्ट। विद दैट हमने अपने जो 6 आईपीओ थे उनकी रीड कंप्लीट कर ली है। उसके अलावा आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कपल ऑफ थिंग्स। मैंने एक
पोल डाल रखा है कि हमें ये प्राइमरी मार्केट चैटर स्पेस कब करना चाहिए. सो इफ यू जॉइंट लेट, गो अहेड एंड वोट ऑन दैट पोल. इसमें मैंने 4 ऑप्शन डाले हैं: सैटरडे फर्स्ट हाफ, सैटरडे सेकंड हाफ, संडे फर्स्ट हाफ एंड संडे सेकंड हाफ. उस पर आप वोट करके बताएं. अभी तक तो काफी कंफ्यूज रिजल्ट है हमारे पास, बट एसेंशली वी डोंट गारंटी दैट वी विल फॉलो इट, बट it just helps us to prioritize and try and make sure that we are able to cater to the maximum number of people. So हम वो करेंगे. उसके अलावा सेकेंड चीज, मैंने अपना यूट्यूब का चैनल भी लिंक कर रखा है. तो पहले कमेंट में यूट्यूब का चैनल. सो इफ यू we'll kind of put this, we put all our spaces on that as well. So if you can go ahead and like that YouTube channel and subscribe it, so that if in case you miss something, you can follow on that YouTube channel as well. उसके बाद अब लास्ट जो हम बात करने वाले हैं वो राइट्स इशू की है. मे बी आई टेक 5-7 मिनट्स एंड टॉक अबाउट राइट इशूज. बट मैंने एक अपना थ्रेड भी डाल रखा है, राइट्स इशू क्या होते हैं, जो कि ऊपर पिन कमेंट में है. सो इफ यू हैव रेड दिस माइट फील लाइक अ रिपीट, बट एट अ वेरी हाई लेवल व्हाट आई विल आल्सो डू इज टेक एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू राइट इशूज. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, नॉट रिस्पेक्ट टू ये अच्छा है या बुरा है, राइट, आई वोंट बी एबल टू टेक दैट, बट एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक्स ऑफ हाउ राइट इशूज वर्क, डेफिनेटली गो ahead and post it in questions. We'll take those as well. बट अगर राइट्स इशू की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी को अगर एक बार कंपनी लिस्ट हो गई थ्रू इट्स आईपीओ, उसके बाद अगर कंपनी को पैसे रेस करने हैं तो मोटा मोटा 2-3 तरीके होते हैं जिससे कंपनी पैसे रेस कर सकती है. एक तो हो गया एफपीओ, विच इज एसेंशियली फ्यूचर प्राइस ऑफरिंग. उसमें क्या होता है, कंपनी को फिर से अपना आरएचपी बनाना पड़ता है, और उसके अलावा कंपनी में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है. जैसे कोई बंदिश नहीं है, हर आदमी जाके फिर से लॉट साइज के हिसाब से अप्लाई करता है, और इट्स वेरी सिमिलर टू आईपीओ, वेरी कम्बरसम प्रोसेस. जो सबसे इजी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल. उसमें क्या होता है, कंपनी प्रिफर्ड शेयर होल्डर्स को, प्रिफर्ड लोगों को अपने शेयर देती है एट अ स्लाइटली डिस्काउंटेड प्राइस विच कम्स बेसिस द फॉर्मूला विच सेबी हैज. बट उन दोनों, ये प्रेफरेंशियल और एफपीओ के बीच में एक एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं राइट्स इशू. सो उसमें क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को कंपनी एक राइट देती है कि आप मेरे ही जो एडिशनल शेयर हैं, जो मैं इशू रेस कर रही हूँ एज अ फ्रेश इशू, जो एडिशनल शेयर आएंगे उनसे लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी मेरे को किसी चीज के लिए चाहिए होगा. सो वो जो एडिशनल शेयर्स हैं जो मार्केट में ला रही हूं मैं, वो जो शेयर होल्डर है उसी कंपनी के, वो स्लाइटली डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, राइट्स में क्या होता है, बेसिकली राइट्स आर इन बिटवीन बोथ एफपीओ एज वेल एज अ प्रेफरेंशियल इशू. और राइट्स जो होते हैं जब कंपनी देती है तो वो ऐसे बोलती है कि आपको 5-1 राइट मिला, मतलब बेसिकली आपके पास 5 शेयर थे तो आप एक शेयर मेरा और डिस्काउंट पे खरीद सकते हो. और उसके बाद डिस्काउंट भी जो होता है वो अलग अलग कंपनियां अलग अलग डिस्काउंट देती हैं, कोई ज्यादा देता है कोई कम देता है बेसिस द करंट प्रिवेलिंग प्राइस. उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज ये है जिसको बोलते हैं आरई, राइट्स एंटाइटलमेंट. सो राइट्स एंटाइटलमेंट क्या होता है कि मेरे पास एंटाइटलमेंट है टू गेट सो मेनी राइट्स. लाइक मेरे को जैसे कि कोई कंपनी, उसने 100 इशू, उसके उसके 100 शेयर्स थे और उसने बोला कि मैं 1:1 में राइट्स दूंगी, तो मेरे पास 100 राइट्स आएंगे. सो मेरे पास 100 राइट्स जो हैं वो पहले कुछ दिनों के लिए राइट्स 100 आरई मिलेंगे मुझे, राइट्स एंटाइटलमेंट. सो सेबी का ये कहना है या फिर बोर्ड का ये कहना है कि अब सबको तो नहीं, जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसा हो टू अप्लाई राइट टू दैट इशू, और यहाँ सबको करना भी नहीं हो. तो वो जो आरई है वो बेसिकली आप ट्रेड कर सकते हो जस्ट लाइक नॉर्मल शेयर्स एट अ प्राइस विच इज which is essentially the difference between the price between the actual share and the price which you have to pay to the company, is where RE should ideally be, but there will always be arbitrage, there will always be things like कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, कोई हाई वॉल्यूम पे गिर रहा है, कोई कुछ और रीजन है जिसकी वजह से राइट्स नहीं चल रहा है. सो देयर आर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, बट आरईज एसेंशियली मीन कि अगर किसी को अप्लाई नहीं करना हो तो वो मार्केट में अपना बेच सकता है, राइट. और अगर किसी को और अप्लाई करना हो तो आरई खरीद के और शेयर ले सकता है. सो दोज आर व्हाट आरईज आर. और आरईज एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ट्रेड करते हैं बस इन द मार्केट्स. और उसके बाद एक बार आपके पास आरई आ गए, उसके बाद आप जाके राइट्स के लिए सिमिलर वे टू आईपीओ अप्लाई कर सकते हो. जस्ट वन क्लैरिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल अप्लाई इन आईपीओ थ्रू योर ऐप में जाके आप यूपीआई डालते हो और उसके थ्रू अप्लाई करते हो. बट राइट्स में वो नहीं चलता है. राइट्स में आपको एसबा के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है. एसबा स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. सो बेसिकली उसमें आपको अपना नेट बैंकिंग लॉग इन करके उसके थ्रू आपको राइट्स का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे अपना डीमैट डाल के अप्लाई करना पड़ता है. अब अगर मैं ऐसा बात करूं कि आपको राइट्स में क्यों अप्लाई करना चाहिए, सो राइट्स बेसिकली कभी भी कंपनी कोई शेयर होल्ड अपना
अमाउंट डाइल्यूट कर रही है तो उसके कुछ प्लान्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स, जो वो बताती है कि मुझे ये पैसा इसलिए चाहिए. सो इफ यू बिलीव इन दैट अमाउंट एंड इफ यू काइंड ऑफ लाइक दैट अमाउंट, यू शुड अप्लाई बिकॉज दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू participate in that rights. And if you think that the company will do well in the long term, it's a good opportunity to enter at a slightly lower price and increase your shareholding in the company. So definitely that's the reason to apply. और अगर आप रिस्क देखोगे तो मोटा मोटा 2-3 रिस्क जो होते हैं राइट्स के साथ वो ये है कि जैसे ही आप अपना, अगर आप अपना राइट नहीं एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो कम हो जाएगी. बेसिकली जैसे कंपनी 1:1 राइट ला रही है, ठीक है, तो आपकी, अगर आपके पास लेट्स से 1%, अगेन हाइपोथेटिकल एग्जाम, लेट्स से आपके पास 1% शेयर होल्डिंग थी कंपनी में, पर आपने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं किया तो आपकी शेयर होल्डिंग कम होकर 50% हो जाएगी, 0.5% हो जाएगी, क्योंकि आपका जो एक राइट है वो बेकार चला गया. दूसरा क्या है कि जैसे ही राइट्स लिस्ट होंगे उसके बाद क्या है, अचानक से सप्लाई बढ़ गया, राइट, क्योंकि जो एडिशनल शेयर्स थे वो अचानक से नए हैं मार्केट में, तो हो सकता है टेम्पररी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से शेयर प्राइस थोड़ा कम हो जाए. और उसके अलावा जो तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो कंपनी पैसा उठा क्यों रही है, इज दैट रीजन लॉजिकल इनफ और नॉट. So that is where essentially very high level of rights is, and rights is a very interesting issue and should definitely be looked at. Um, Anything else in terms of questions? I know there are few questions with respect to audio. I'm not sure if Rohit, Tanmay, can you guys hear me? Because a lot of people are saying they can't hear it. Yes, yes, you are absolutely clear. It's Get clear me? now. It went first, like for me, I lost it a little bit and then I dropped off and came back on and it worked. Got it. So it seems something to do with Twitter Spaces. थोड़ा सा technical glitch है उस end पे, but that's what rights are. We wanted to cover what rights are at a very high level. अगर उसमें भी आपको कोई question है तो मैंने एक thread भी डाल रखा है कि rights क्या होते हैं, उस पे भी आप जाके question डाल सकते हो अपना. Please don't do कि ये right अच्छा है कि नहीं है, because we are not like qualified enough to recommend on that. But हम अपनी read बता सकते हैं as and when from time to time. So that's what we had to cover from our side of the spaces. On the space, just waiting again. If there are any more questions, please go ahead and post your questions, or else we can end the space. We are pretty much on time, anyways. Hello, I'm audible. Yes, Tanmay. हाँ, मैं दो चीजें कवर करना चाहूंगा. पहले तो ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लोग बोल रहे कि मेरा भी व्यू जानना है उनको. सो व्हाट आई फाउंड इन ओरिएंट टेक्नोलॉजीज वाज द प्रमोटर वाज एक्सट्रीमली जेन्युइन, बैलेंस शीट वाज वेरी गुड. मतलब बिजनेस ना बहुत एक नॉर्मल सा बिजनेस है, एक 7/10 काइंड ऑफ बिजनेस है, बट जो जेन्युइनिटी दिखे ना मुझे प्रमोटर में बहुत अच्छा दिख रहा है. उनका डेल के साथ ऑलमोस्ट 10 साल का रिलेशनशिप था. दे आर गोइंग इनटू डेटा मैनेजमेंट, अभी डीएस में जा रहे हैं, उनका कॉस्ट टॉपिक नीचे आएगा. प्रमोटर इज कॉन्फिडेंट कि जो हम ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यू कर पाएंगे. तो वो सब देख के मुझे अच्छा लग रहा है. बट यस, लिस्टिंग अगर 30-40%, 50% हो गई तो फिर स्कोप नहीं बचेगा. दिस वाज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग वाज फर्स्ट क्राई के बारे में. सो आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द पीपल हु अप्लाइड इन फर्स्ट क्राई. यार बिग एचएनआई में कंफर्म अलॉटमेंट था, 10 शेयर एडिशनल मिले, 50% डे वन पे देखे गया वो. सो वी हैड गिवन an apply in this place itself, and also on everyone, all of 3 of us had posted that you should apply it. So those who had applied, congratulations to them. थैंक्स. दो चीजें आ रही हैं जो बहुत जल्दी से कवर करते हैं मे बी. जो पहली चीज है वो है हिंदुस्तान जिंक का ओएफएस, जो एचएनआई वाला ओएफएस है वो हो चुका है मंडे को, यानी कल रिटेल वाला ओएफएस है. सो मे बी डू यू गाइज हैव एनीथिंग ऑन दैट? डू यू गाइज थिंक इट्स अ गुड इश्यू टू अप्लाई, और एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट, रोहित एंड तन्मय, दैट यू वांट टू कवर? नथिंग फ्रॉम माय साइड. मतलब दिख रहा है कि छोटा बहुत गेन, थोड़ा बहुत गेन हो सकता है, बट इट्स लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है तो क्यों जाना इन चीजों में. सो आई एम नॉट करंटली ट्रैकिंग दैट, आई एम जस्ट लीविंग दैट इशू. Nothing more to add. I think bit of a learning for me also. I had applied in the HNI category
slightly higher number of lots because there was a little bit of uncertainty on what the promoter will do with respect to whether he will exercise the green shoe or not exercise the green shoe and how the split would happen eventually. So yeah, a bit of a learning. So I don't feel I'm very qualified to talk about what could happen tomorrow. But I personally had applied at 495, which I'm guessing is what Hindustan will open tomorrow at. I'm definitely not going to make any money here. In the long term, probably you will. So I would just kind of say that from what I know, and this is not a qualified read, as we are also very new, but OFS मैंने भी बहुत ज्यादा नहीं ट्रैक किए हैं एंड यूजुअली क्या होता था OFS में कट ऑफ प्राइस पे मिलता ही नहीं था बट इसमें क्योंकि कंपनी ने अपना ग्रीन शो यूज किया सो हो सकता है कल भी कंपनी ग्रीन शो यूज करे और प्राइस जो है वो रिलेटिवली नीचे मिल जाए बट डेफिनेटली ट्रैक थ्रू द डे आई थिंक कल काफी नीचे खुलेगा Hindustan Zinc जो है it will open at somewhere around 495 or some price like that and it will kind of oscillate around that. So look what the screen price is and how much gain you can make out of it, stand to make out of it. If you feel that that's sizable enough, go for it or otherwise just avoid this issue. So that's our read on that. And the second question which I wanted to cover was with respect to Bajaj Housing. एक नया इशू आने वाला है अभी अभी मार्केट में थोड़ी बहुत लाइक थोड़ा बहुत बात होना चालू हुई है कंपैरेटिवली बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एंड दिस इशू हैज अ शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर होल्डिंग कोटा तो अगर आपके पास बजाज फिनसर्व का इशू बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फाइनेंस किसी का भी शेयर है तो आप शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं सो डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय वन शेयर इफ यू फील दैट you want to participate in that shareholder quota for this company. कंपनी का जो आईपीओ है वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आएगा फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल कंटिन्यू टू पोस्ट अबाउट इट एज एंड व्हेन इट कम्स अप इनफैक्ट मैं ये वी विल आल्सो मेक अ वीडियो प्रोबेबली ऑन इट व्हिच वी विल पोस्ट ऑन आवर YouTube channel which will essentially have what is shareholding quota and how do you apply for it कहाँ पे आप क्या कर सकते हो so we'll kind of do that as well but if you want to do that go ahead and follow Tanmay follow Rohit follow me and also follow the YouTube channel which I have posted in chat so that's pretty much it from my side Tanmay and Rohit do you have anything on Bajaj Housing Finance in terms of the issue and what to do Yes, I'll add one thing. See, it is a 6650, 6700 crore issue. अगर आप थोड़ा सा एप्लीकेशंस वगैरह निकालने जाओ तो रिटेल में ऑलमोस्ट 14 लाख एप्लीकेशंस है मतलब अलॉटमेंट इज गोइंग टू बी वेरी लुक्रेटिव अलॉटमेंट रहेगा आई फील 1 of 3 1 of 2.5 would be in the retail और आप अगर शेयर होल्डर कोटा में देखोगे तो आई पर्सनली फील कि आपने 13 लॉट अगर शेयर होल्डर में डाल दे मतलब 1,92,000 के अराउंड बिड आएगी वो आपने कर दे तो यू विल गेट 1 लॉट श्योरली कंफर्म अलॉट बट एज पर मी मतलब बहुत ज्यादा हाइप या क्रेज रहा तो शायद ना हो बट स्टिल 15 गुना भी भरा तो भी 10 में से 8 लोगों को मिलेगा विच इज एक्सट्रीमली फेवरेबल सो आई पर्सनली फील जो मतलब सोच रहे कि मुझे 3-4 हजार रुपए भी मिल गए 15,000 डाल के 4-5 दिन के लिए सो एब्सोल्युटली गुड चांस फॉर देम कि कुछ ना अलॉटमेंट मिलने से अच्छा है कि आप शेयर होल्डर में 13 लॉट लगाओ और बहुत बड़े साइज का इशू है बजाज इज अ बिग ब्रांड श्योरली लिस्टिंग है देखे जाएगा एंड मैंने ये भी सुना है कि उसके साथ और एक छोटा अच्छा इशू खुल रहा है बहुत छोटा 300 करोड़ 400 करोड़ का इशू है it will compete with Bajaj and try to bring some subscription down so I feel everyone should participate in the shareholder quota and yes you have to buy just one share in any one of them okay either it be Bajaj Finance or Bajaj Finserv कोई भी दोनों में से एक शेयर लेना है single quantity and even if you buy next week or even next week after that you will be eligible so even if you buy on Monday you will be definitely eligible I feel issue का मतलब date around 8 तारीख के आसपास रहना चाहिए आरएसपी फाइलिंग उससे 6 दिन पहले होगा मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मतलब आपने ये महीने में कभी भी ले सकते हो इन दिस करंट मंथ कभी भी आप ले सकते हो यू विल बी श्योरली एलिजिबल Perfect. That's very well summarized. मैं भी बस यही कहना चाहूंगा कि सेम बात रिपीट कि यू नीड टू हैव एनी वन ऑफ दोस टू बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों शेयर होना जरूरी नहीं है और दोनों का ज्यादा क्वांटिटी होना जरूरी नहीं है इवन एक शेयर भी होगा तो भी आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल होंगे सो दैट्स आवर रीड as I said, if you guys liked it, go ahead and follow all three of us and we'll continue to do this every week. I understand आज थोड़े